वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, उनके बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोगों का अध्ययन करेंगे। जो हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का क्लासिफिकेशन पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पढ़ा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी की। जबकि सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया, रासायनिक गुणों का अध्ययन किया। इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप उन दोनों वीडियो लेक्चर्स को अवश्य देख लीजिएगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। वही सभी अभिक्रियाएं फिर से रिपीट होंगी, वहाँ पर हमने डिटेल से उनकी स्टडी की है। यहाँ पर एक शॉर्ट नोटेशन रहेगा। इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले एक बार मैं अवश्य आपसे कहना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज़ है, जिसके अंतर्गत हमको हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड और कीटोन को पढ़ना होता है। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं एक ग्रुप की रिएक्शन दूसरे ग्रुप को प्रभावित करती है। तो यदि आपको डिटेल नॉलेज चाहिए या आपको अपना कॉन्सेप्ट बहुत अधिक क्लियर करना है, तो आपको इन सभी टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो हेल्प्स और पीडीएफ फाइल की नोट्स ले सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर मंगवा सकते हैं। ये जो टॉपिक हैं जिनका मैंने यहाँ पर नाम लिया, आपको कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में अवश्य पढ़ने को मिलेंगे। और यदि आपका एक बार इनसे संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी सहायता मिलेगी। इन टॉपिक्स को आप कन्वर्जेंस के रूप में, नेम रिएक्शंस के रूप में वहाँ पर आप इनकी स्टडी करेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बार बार अपने नोट्स पढ़िएगा, वीडियो लेक्चर्स देखिएगा, पीडीएफ फाइल की स्टडी कीजिएगा। तो आइए इस वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का जो पहला कंपाउंड है वह है फॉर्मिक एसिड। इसका फॉर्मूला HCOOH और इसका नाम लैटिन वर्ड फॉर्मिका से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है लाल चींटी। लाल चींटी या मधुमक्खी के काटने पर जो जलन होती है, चिड़चिड़ापन होता है, वो फॉर्मिक एसिड के कारण होता है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिससे कि हमको दर्द का अनुभव होता है। तो जब मैंने आपको एसिडिक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो वहाँ पर भी मैंने आपको समझाया था कि यदि मधुमक्खी काट लेती है, अर्थात उसका एसिड हमारे शरीर में प्रवेश कर गया है, तो उसको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। उसके लिए आप किसी क्षार का या फिर बेस का इस्तेमाल करके उसके असर को कम कर सकते हैं। आइए फॉर्मिक अम्ल को बनाने की विधियों का अध्ययन करते हैं। इनको हमने डिटेल से अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी एक्सप्लेन किया है। जब हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर देते हैं तो हमको संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिक प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि फॉर्मिक अम्ल में एक कार्बन है, तो हमने यहाँ पर एल्कोहल के रूप में मेथिल एल्कोहल लिया है। इसमें भी एक ही कार्बन है। प्लेटिनम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कर देंगे तो हमको फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। दूसरा तरीका है फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीकरण करके। जब हम फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में कर देते हैं तो हमको संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का यौगिक प्राप्त हो जाता है। क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में एक कार्बन है, तो उसके संगत कार्बोक्सिलिक समूह का जो यौगिक होगा वो फॉर्मिक एसिड होगा। इसी के साथ सामने प्रयोगशाला समीकरण आप लिखे हुए देख सकते हैं। जब हम ऑक्सैलिक अम्ल का 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ग्लिसरीन की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं तो हमको फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो जाता है। एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, अनेक बार आपको ये पेपर में मिलेगी। क्या होता है जबकि के रूप में भी आपको मिल सकती है। ऑक्सैलिक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल में किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, वहां पर भी ये रिएक्शन काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। फॉर्मिक अम्ल की भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी आप सामने लिखी हुई देख सकते हैं। तीखी गंध का द्रव है,
बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। मेल्टिंग पॉइंट या फिर आप इसको फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हैं 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। संक्षारक द्रव है। संक्षारक का मतलब होता है कोरोसिव, हानिकारक, जो कि यदि त्वचा पर गिर जाए तो त्वचा को जला दे, कपड़े को जला दे। तो फॉर्मिक एसिड एक संक्षारक अर्थात हानिकारक द्रव है जो कि त्वचा को जला सकता है। आइए फॉर्मिक एसिड के रासायनिक गुणों की स्टडी करते हैं। रासायनिक गुणों को समझने से पहले एक बात हमको ध्यान देनी होगी कि फॉर्मिक एसिड अन्य कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिकों से भिन्न है। जैसे मैंने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पहला यौगिक है फॉर्मिक अम्ल, उसकी संरचना यहाँ पे लिख दी। एसिटिक एसिड की संरचना लिख दी। प्रोपियोनिक एसिड की संरचना लिख दी। तो आपको एक बात यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही होगी कि COOH, ये जो COOH ग्रुप है, ये COOH ग्रुप है, इसके कार्बन से फॉर्मिक अम्ल में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, शेष कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिकों में एल्काइल जुड़े हुए हैं। तो एक डिफरेंस आपको यहाँ पर स्पष्ट हो गया होगा कि फॉर्मिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के अन्य यौगिकों से भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जबकि शेष कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिकों के साथ एल्काइल जुड़ा हुआ है। इस कारण से ये HCHO, देखिए ये यहाँ पर इस प्रकार से HCHO ग्रुप इसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो HCHO ग्रुप की भी प्रॉपर्टी ये देता है, जबकि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के अन्य यौगिक हैं एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड या अगर आप ले लेंगे ब्यूटोनिक एसिड, ये कोई भी एल्डिहाइड समूह की अभिक्रिया नहीं देते हैं। क्योंकि फॉर्मिक अम्ल में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, इसलिए ये अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, अर्थात सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है। टोलन अभिकर्मक से ऑक्सीकृत हो जाएगा, फैलिन सोल्यूशन से ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल से स्पष्ट किया है। आप वहां पर जाकर के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आइए फॉर्मिक अम्ल की अन्य रासायनिक गुणों को हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए फॉर्मिक अम्ल की पहली रासायनिक गुण की स्टडी करते हैं, अम्लीय लक्षण। हम जानते हैं कि फॉर्मिक अम्ल इस प्रकार से आयनित हो जाता है और प्रोटॉन देता है। क्योंकि ये प्रोटॉन देता है, एक प्रोटॉन दे रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मोनो क्षारीय अम्ल है। मोनोबेसिक, मोनो का मतलब होता है एक, H आयन देने वाला अर्थात बेसिक एसिड है। इसे सरलता से क्षारों से अभिक्रिया कर जाएगा। आप क्षार से अभिक्रिया करा दीजिए, HCOO Na प्लस H2O, लवण और जल बनेगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। क्षार के रूप में आप यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर आपको लवण प्राप्त होगा, HCOONA प्लस CO2। क्योंकि कार्बोनेट से अभिक्रिया हो रही है इसलिए CO2 गैस अवश्य निकलेगी। इसी प्रकार से आप इसकी बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करा सकते हैं। लवण बन जाएगा, CO2 गैस और जल प्राप्त होगा। तो इस अभिक्रिया से हमने ये सीखा कि जो फॉर्मिक अम्ल होता है वह मोनोक्षारीय अम्ल है, मोनोबेसिक एसिड है। ये H आयन देता है, प्रोटॉन देता है और सरलता से क्षारों से अभिक्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप फॉर्मिक अम्ल की कुछ अन्य रासायनिक अभिक्रियाएं देख रहे हैं जिनसे कि आप फैमिलियर हैं। एल्कोहल से अभिक्रिया, ये अनेक बार आप ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं। एस्टर बनते हैं जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिक एल्कोहल से अभिक्रिया करते हैं तो हमको एस्टर प्राप्त होते हैं और जल का अणु इस प्रकार से बाहर निकल जाता है। आप जानते हैं कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अग्र दिशा में ही ये केवल अभिक्रिया हो, पश्च दिशा में ना हो, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा अम्ल मिला देते हैं जिससे कि ये अभिक्रिया केवल अग्र दिशा में ही होती है। थर्ड रिएक्शन है फॉर्मिक अम्ल के लवणों की अभिक्रिया। यहाँ पर हमने कैल्शियम लवण ले रखा है और इसको गर्म कर दिया तो हमको फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर अमोनियम लवण ले लिया, उसको गर्म कर दिया तो हमको एमाइड
प्राप्त होता है। और यहाँ पे सोडियम लवण ले लिया, सोडियम लवण के हमने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिए हैं और उनको गर्म कर देने से ऑक्सैलिक अम्ल के सोडियम लवण हमको प्राप्त हो जाते हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। सिंपल सी रिएक्शन है, ज़्यादा कुछ इसमें समझने का नहीं है। आप इनको एज इट इज अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। सामने फॉर्मिकम की कुछ अन्य रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब हम फॉर्मिक अम्ल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमको कार्बन मोनोऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। अपघटन, अपघटन का मतलब होता है टूटना। जब हम फॉर्मिक अम्ल को 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देते हैं तो वह CO2 और हाइड्रोजन गैस में टूट जाता है। अपचायक गुण, जैसे कि मैंने आपको पहले ही स्पष्ट किया था, फेलिंग विलियन और टॉलन अभिकर्मक के द्वारा इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, इसको इसके अपचायक गुण कहते हैं। और इस प्रकार से हमको जब हम फेलिंग विलियन द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं तो हमको Cu2O क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप मिलता है। और जब हम टॉलन अभिकर्मक के द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमको सिल्वर का काला अवक्षेप मिलता है। सिंपल सी रिएक्शन है, आप इनको एज इट इज अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप फॉर्मिक अम्ल के उपयोग देख रहे हैं। अपचायक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। अपचायक के रूप में जब हम फॉर्मिक अम्ल का उपयोग करते हैं तो हम इसके द्वारा सिल्वर दर्पण या रजत दर्पण, सिल्वर मिरर बना लेते हैं। दूसरा इसका उपयोग है चमड़े को शुद्ध करने में, चमड़े में से चूने को हटाने में हम फॉर्मिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं और रजत दर्पण के रूप में इसका उपयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट कंपाउंड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड के रूप में हमने एसिटिक एसिड, जिसका सामान्य सूत्र CH3COOH है और इसका IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है, इसको लिया है। एसिटिक एसिड इसका साधारण नाम है। यह ग्रीक भाषा के शब्द एसिटम से मिलकर के बना है, जिसको कि हम विनेगर अर्थात सिरका बोलते हैं। सिरके में लगभग 4 से 6% एसिटिक एसिड पाया जाता है। इसके बनाने की कुछ विधियां सामने आप ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। एसिटल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा हम इसको बना सकते हैं। ये समीकरण आपने अनेक बार पढ़ रखी है। CH3CHO, इसका ऑक्सीकरण कर दिया हमने अम्लीय K2Cr2O7 के द्वारा और हमको एसिटिक एसिड CH3COOH प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से एसिटामाइड के जल अपघटन के द्वारा भी हम एसिटिक एसिड को बना सकते हैं। एक विधि और है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया गिरनार्ड अभिकर्मक के रूप में हम यहाँ पर मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेंगे। ये 2 पदों में अभिक्रिया होती है। CH3 MgBr, पहले पद में एडिशन हो जाएगा O डबल बॉन्ड। अब ये जो डबल बॉन्ड है जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, इसको हम इस प्रकार से विस्तृत कर दे रहे हैं O, और यहाँ पर ये MgBr और ये वाला जो CH3 है वो यहाँ पर चला जाएगा। अब इसका हम इस प्रकार से जल अपघटन कर देंगे, H इधर और OH इधर। आप देख सकते हैं CH3COOH, इस प्रकार से हमको एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाएगा और MgBrOH ये शेष बचेगा। एक इंपोर्टेंट रिएक्शन है, गिरनार्ड रिएजेंट से आपका इस प्रकार से एसिटिक एसिड बनाओगे। पीछे भी हम इसको अनेक बार समझ चुके हैं। ये जो आप सामने ग्रीन बोर्ड देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिएगा। सिरका एक महत्वपूर्ण कंपाउंड है, इसका हम बहुधा उपयोग करते हैं। इसका उपयोग दवाइयां बनाने के रूप में होता है या वस्तुओं को खट्टा करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चूरन चटनी बनाने में भी हम एसिटिक एसिड का या सिरके का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये बहुत अधिक मात्रा में प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए हम इसको एक बहुत बड़े स्तर से इसका निर्माण करते हैं। जब हम इसको बहुत बड़े स्तर से निर्माण करते हैं तो वह विधि औद्योगिक विधि कहलाती है। और सिरका बनाने की एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विधि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। इसको हम क्विक विनेगर विधि कहते हैं। हिंदी में क्विक का मतलब होता है शीघ्र सिरका निर्माण करने की विधि। जो पुरानी विधियां हैं उन विधियों से सिरका लगभग 3 से 4 महीने में बनता है, जबकि क्विक विनेगर विधि द्वारा सिरका मात्र 6 से 7 दिन में बन जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट विधि है, पेपर में भी अनेक बार पूछी जा चुकी है और आप इसको वाइवा के पर्पज से चार्ट पेपर पे या कार्ड बोर्ड पर एक अच्छा सा इसका चित्र बना करके अपने प्रैक्टिकल के पर्पज से भी इसका इस्तेमाल
कर सकते हैं। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, ये एक लकड़ी का बर्तन होता है। ये जो है आप सामने देख रहे हैं, ये लकड़ी का एक बर्तन है। इसका जो शीर्ष है वो छिद्रयुक्त है और जो तली है वह भी छिद्रयुक्त है। तली के समीप बड़े बड़े होल्स हैं, छेद हैं, जिनसे कि हम वायु भेजते हैं। ऊपर वाले हिस्से में हम, यहाँ पर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर हम एथिल अल्कोहल भर देते हैं, या कभी कभी हम शीरा या ईस्ट का मिश्रण भर देते हैं। दोनों ही स्तर पर हम इसकी बात करेंगे। बीच में हम पुराने सिरके में भीगी हुई लकड़ी की छीलन भर देते हैं। लकड़ी की छीलन को हम पुराने सिरके में भिगोते हैं और छांव में सुखा लेते हैं। ऐसा अनेक बार करते हैं। इस तरीके से हम जब कार्य करते हैं, पुराने सिरके में लकड़ी की छीलन भिगो करके उसको सुखा लेते हैं और इस प्रकार सूखी हुई छीलन को हम इसके अंदर भर देते हैं। इससे क्या होता है, एक महत्वपूर्ण जीवाणु माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि एथिल अल्कोहल को सिरके में शीघ्रता से चेंज कर देते हैं। यदि हम शुरुआत शीरे से करते हैं तो हमको ईस्ट अर्थात खमीर भी लेना होता है। ईस्ट अर्थात खमीर में कुछ एंजाइम्स होते हैं, जाइमेज, इन्वर्टेज, जो कि शीरे को ग्लूकोज, फ्रक्टोज और एथिल अल्कोहल में चेंज कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर ऊपर शीरा भर दिया और ईस्ट हमने इसके ऊपर भर दिया। इस प्रकार से ये शीरे का सूत्र है, C12H22O11 प्लस H2O। शीरे में के साथ जो हमने ईस्ट भरा है, ईस्ट में इन्वर्टेज नामक एंजाइम होते हैं, जो कि शीरे को ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में चेंज कर देते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का अणु सूत्र एक ही होता है। इनकी संरचना सूत्रों में अंतर होता है। जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी स्टडी करेंगे। ये जो ग्लूकोज है, इसका जल अपघटन जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में करते हैं। ये भी जाइमेज एंजाइम ईस्ट में पाया जाता है और इस प्रकार से हमको एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। CO2 गैस बाहर निकल जाती है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ऐसा लगभग 7-8 दिनों में होता है। यदि हम एथिल अल्कोहल से शुरुआत करते हैं तो हमें ये सीधी रिएक्शन इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो हमने ऊपर एथिल अल्कोहल भर दिया है, वो टपक टपक करके नीचे की ओर आएगा और जो तली के समीप जो छिद्र हैं, ये वाले जो होल्स आप देख रहे हैं, इनसे हम हवा भेजते हैं। ये हवा ऊपर की ओर जाती है और एथिल अल्कोहल नीचे की ओर आता है। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाता है और इस प्रकार से माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु की उपस्थिति में एसिटिक एसिड का निर्माण होता है, जो कि नीचे जो टैंक रखा हुआ है उसमें ये एकत्र हो जाता है। शुरू में कम सांद्रता का एसिटिक एसिड बनता है। यदि आपको इसकी सांद्रता बढ़ानी है तो इस एसिटिक एसिड को पुनः ऊपर डाल देते हैं और ये फिर से नीचे की ओर आ रहा है। माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु लकड़ी की छीलन में उपस्थित हैं ही, वायु हम भेज ही रहे हैं, इन छिद्रों से हम वायु भेज रहे हैं। फिर से थोड़ी सी अधिक सांद्रता का एसिटिक एसिड हमको प्राप्त हो जाता है, जो नीचे टैंक में एकत्र हो जाता है। ऐसा हम 2-3 बार करते हैं। ऐसा 2-3 बार करने से इच्छित सांद्रता का एसिटिक एसिड हमको प्राप्त हो जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं जो आपको यहाँ पर लिखनी है और भाषा यहाँ पर आपको स्वयं लिखनी है। जो मैंने बोला है आपने उनको ध्यान से सुना होगा। यही लैंग्वेज है, एक इम्पोर्टेंट मेथड है। कई पर्पज से ये महत्वपूर्ण है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। आप इसको इंडस्ट्रियल मेथड के रूप में या औद्योगिक विधि के रूप में अच्छे से याद कर सकते हैं और इस पर एक अच्छा वायवा हो सकता है। तो आप इसका सुंदर सा चित्र बनाइएगा, भाषा लिखिएगा, समीकरण दीजिएगा और आपको अच्छे नंबर इसमें प्राप्त हो जाएंगे। तो एसिडिक एसिड बनाने की जो महत्वपूर्ण विधियां थी वो हमने यहाँ पर पढ़ी। अब हम इनके भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। आइए एसिडिक अम्ल के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर इनको लिखा हुआ देख सकते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और अपनी कॉपी में इसको अवश्य लिखिएगा। तीक्ष्ण गंध का रंगहीन द्रव है। जो शुद्ध एसिटिक एसिड होता है वो रंगहीन होता है। वैसे तो यदि हम देसी मेथड से जब इसको बनाते हैं, पुराने तरीके से जब इसको बनाते हैं, तो ये डार्क ब्राउन कलर का होता है। बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठंडा करने पर अर्थात अपने मेल्टिंग पॉइंट पर 16.6 इसका मेल्टिंग पॉइंट है, जम जाता है और इसके क्रिस्टल ठीक बर्फ के क्रिस्टल जैसे होते हैं। इसलिए कहीं कहीं आप इसका नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड के रूप में भी देखेंगे। ग्लेशियल एसिटिक एसिड कोई विशेष एसिटिक एसिड नहीं होता है।
ग्लेशियल का मतलब होता है बर्फ के पहाड़। तो चूंकि ये जब जमता है तो इसके क्रिस्टल बर्फ के क्रिस्टल जैसे होते हैं, इसलिए इसका नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड रखा गया है। एक ही बात है, चाहे आप इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कह लीजिए, चाहे आप इसको एसिटिक एसिड कह लीजिए। संक्षारक द्रव है। संक्षारक का मतलब होता है खतरनाक, हानिकारक, जो हाथ, त्वचा, कपड़े को जला दे। इसकी बहुत अधिक सांद्र मात्रा संक्षारक होती है। वैसे तो हम इसको बहुत तनु मात्रा के रूप में इस्तेमाल, अर्थात पतले सिरके के रूप में इसका इस्तेमाल, एसिटिक एसिड का इस्तेमाल बहुत पतले यानी कि तनु रूप में करते हैं। जल, अल्कोहल और ईथर में विलय है। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड का क्वथनांक अपने समान अणुभार वाले अल्कोहल से अधिक होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसके दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं और इनका जो क्वथनांक है वह समान अणुभार वाले अल्कोहल की तुलना में अधिक हो जाता है। तो क्वथनांक के विचित्र व्यवहार को समझाने के लिए मैंने एसिटिक अम्ल के दो अणु सामने ग्रीन बोर्ड पर बना रखे हैं। ये दोनों अणु इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड के रूप में आपस में जुड़ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो एसिटिक एसिड का अणु होता है वो डाइमेरिक फॉर्म में रहता है, द्विआण्विक अवस्था हिंदी में बोलते हैं इसको, द्विआण्विक रूप में रहता है। अर्थात इसके दो अणु हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं और इसका जो क्वथनांक है इसके समान अणुभार वाले अल्कोहल की तुलना में अधिक होता है। आइए एसिटिक एसिड के रासायनिक गुणों के बारे में बात करते हैं। अभी हम फॉर्मिक एसिड के रासायनिक गुण समझ करके आए हैं, क्योंकि एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक ही ग्रुप के सदस्य हैं, इसलिए दोनों के रासायनिक गुणों में समानता है। इसलिए हम यहाँ पर फिर से रासायनिक गुणों की बात नहीं कर रहे हैं। जो आप पीछे स्टडी किए हुए हैं या आपने जो फॉर्मिक अम्ल के जो रासायनिक गुण समझे हैं वह ही सफिशिएंट है। जैसे कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, एसिटिक एसिड का अधिकांश इस्तेमाल हम दवाइयाँ बनाने में करते हैं या पेंट बनाने में करते हैं। अधिकांश चूरन, चटनी और पदार्थों को इकट्ठा करने में हम एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। कुछ इसके उपयोग सामने आप ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। देखिए, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण यौगिक फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। कैसे इनको बनाया जाता है, क्या इनके भौतिक गुण है, क्या रासायनिक गुण है और क्या इनके उपयोग हैं। अब हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के डेरिवेटिव्स की स्टडी करेंगे। यद्यपि ये जो हम आगे का वीडियो लेक्चर बनाएंगे ये बोर्ड एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में है नहीं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो। लेकिन चूंकि इनमें से बहुत सारी बातें हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं और वही सब बातें यहाँ पर रिपीट होंगी, रिवाइज होंगी, तो इसलिए हम तेजी से जल्दी इनकी स्टडी करेंगे। तो पहले हम डेरिवेटिव्स का मतलब समझते हैं। इनको हिंदी में व्युत्पन्न कहते हैं। जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल समूह अर्थात COOH में से OH समूह हटाकर कोई अन्य एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम, परमाणु या परमाणुओं का समूह लगा देते हैं, तो हमको मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के डेरिवेटिव प्राप्त हो जाते हैं। इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे होंगे, ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का एक यौगिक है RCOOH। इसमें से हम OH ग्रुप हटा करके अन्य कोई परमाणु या परमाणु समूह लगाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पे हेलोजन लगा दिया, तो RCOX हमको प्राप्त होगा, जिसको हम अम्ल का हैलाइड कहेंगे। X यहाँ पे ClBrI हो सकता है। इसी प्रकार से OH ग्रुप हटा करके मैंने NH2 ग्रुप लगा दिया, तो RCONH2 अर्थात अम्ल का एमाइड प्राप्त होगा। इसी प्रकार से OH ग्रुप हटाकर मैंने OR परमाणु समूह लगा दूंगा, तो ये RCOOR अर्थात एस्टर प्राप्त होंगे। यहाँ पर ये दोनों R एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। R क्या होते हैं? ये एल्काइल होते हैं। जब हम एल्केन में से हाइड्रोजन हटा देते हैं तो हमको एल्काइल प्राप्त हो जाते हैं, जैसे CH3, C2H5, C3H7 और भी अनेक बन सकते हैं। इसी प्रकार से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिकों में से यदि मैं OH हटा करके OCOR लगा दूं, तो ये RCO का होल ट्वाइस O सूत्र के यौगिक प्राप्त होते हैं। इनको हम अम्ल हैलाइड कहते हैं।
मैं एक बार फिर से यहाँ पर आपको रिपीट कर देता हूँ। ये जो पोर्शन अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये हमारे उस सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन चूंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारी रिएक्शंस हम पीछे पढ़ चुके हैं और वही सब यहाँ पर रिपीट होंगी, इसलिए हम तेज़ी से इनका अध्ययन कर लेंगे और आप इनको अपनी कॉपी में एज इट इज़ लिख लीजिएगा। इन जो रिएक्शंस यहाँ पर आएंगी वो आप पीछे जनरल स्टडी में कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे। तो मैं एक बार आपको फिर से यहाँ पे बोल देता हूँ कि अब हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के व्युत्पन्न की स्टडी करेंगे। मोनोकार्बोक्सिलिक अर्थात एक COOH ग्रुप रखने वाले यौगिकों में से हम OH ग्रुप हटा देंगे और अन्य परमाणु या परमाणु समूह लगा करके उनके डेरिवेटिव अर्थात व्युत्पन्न बनाएंगे। 4 प्रमुख डेरिवेटिव्स या फिर व्युत्पन्न हैं, जिनको कि हम अम्ल हैलाइड, अम्ल एमाइड, एस्टर और एनहाइड्राइड कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि अम्ल हैलाइड क्या होते हैं तो सिंपली आप आंसर देंगे RCOX सूत्र के यौगिक अम्ल हैलाइड होते हैं। इसी प्रकार से अम्ल एमाइड RCONH2 सूत्र के यौगिक अम्ल एमाइड होते हैं। RCOOR सूत्र के यौगिक एस्टर होते हैं और RCO फुल ट्वाइस O सूत्र के यौगिक एनहाइड्राइड होते हैं। इंपोर्टेंट कंपाउंड्स हैं, हालांकि बोर्ड एग्जाम के पर्पज से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आइए एक एक करके इनकी स्टडी करते हैं। देखिए, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी का जो पहला डेरिवेटिव है या पहला व्युत्पन्न है वो है अम्ल हैलाइड। जैसे कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल यौगिकों में से हम OH हटा देंगे और हैलोजन लगा देंगे, इस प्रकार हमको अम्ल हैलाइड प्राप्त हो जाएंगे। इनका सूत्र RCOX होता है। अब बात आती है इनकी नाम देने की, किस प्रकार से इनका नाम दिया जाता है। नाम देने की 2 पद्धतियां प्रचलित है। एक है साधारण पद्धति, जैसे निरर्थक पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत हम ये पता लगाते हैं कि जो अम्ल का हैलाइड है वह कौन से कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिक से मिलकर के बना है। जैसे कि मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक अम्ल का हैलाइड ले लेता हूँ। हैलाइड के रूप में मैंने यहाँ पर क्लोराइड ले लिया। अब हम ये पता लगाएंगे कि ये किसका डेरिवेटिव है, तो ये CH3COOH का डेरिवेटिव होगा। CH3COOH में से मैंने H हटा दिया और हैलोजन के रूप में मैंने क्लोरीन लगा दिया। अब पहले हम इसका नाम पता लगाते हैं, इसका क्या साधारण नाम है। तो इसका साधारण नाम है एसिटिक एसिड। अब इसका नाम कैसा देंगे, एक एसिड हटा दीजिए, मैं लिख देता हूं यहां पर, माइनस कर दीजिए एक एसिड और लगा दीजिए आइल हैलाइड। आइल हैलाइड लगा दीजिए। अब चूंकि ये क्लोराइड है तो आइल क्लोराइड लगा देंगे। एसिटाइल, इतना हिस्सा हटा दीजिए, तो एसिड और आइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, ये इसका साधारण नाम है। हिंदी में मैं लिख देता हूं एसिटाइल, इसी नाम से आप इसको पढ़ेंगे, एसिटाइल क्लोराइड। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अन्य सूत्र के रूप में मैंने यहाँ पर HCOBr ले लिया। अब पता लगाएंगे कि ये किसका डेरिवेटिव है। तो हमें मालूम है कि ये HCOOH का डेरिवेटिव है, जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। तो एक एसिड हटा दीजिए, आइल हैलाइड लगा दीजिए, तो फॉर्माइल ब्रोमाइड, फॉर्माइल ब्रोमाइड इसका नाम हो गया। हिंदी में लिख देता हूं मैं यहाँ पे फॉर्माइल ब्रोमाइड। हिंदी में नाम देना थोड़ा सा जरा टिपिकल हो जाता है, अंग्रेजी में ही इनके नाम अधिकतर लिखे जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा साधारण पद्धति से किस प्रकार से नाम दिया जाता है। तो दूसरी जो पद्धति है वह है IUPAC पद्धति, और IUPAC पद्धति से इनका किस प्रकार से नाम देते हैं वह हम सीखते हैं। तो जिस प्रकार का मेथड साधारण पद्धति में था उसी प्रकार का मेथड IUPAC पद्धति में ही है।
यदि कोई अम्ल का हैलाइड होगा तो पहले हम ये पता लगाएंगे कि वह कौन से अम्ल में से मिलकर के बना है। जैसे कि मैं यहाँ पर CH3COCl ले लेता हूँ, तो पता लगाएंगे कि ये कौन से अम्ल से मिलकर के बना है। तो अम्ल से मिलकर बना है ये CH3COOH। अब इसका IUPAC नाम देते हैं। 2 कार्बन है इसके अंदर, एथेनोइक एसिड, ये हम पहले ही सीख चुके हैं। अब इसमें से ओइक एसिड हटा दीजिए और ऑयल हैलाइड लगा दीजिए। तो एथेनॉइल हैलाइड के रूप में क्या लगा देंगे आप? क्लोराइड। ये इसका नाम हो जाएगा। एक और फॉर्मूला ले लेते हैं, C2H5COBr। किसका डेरिवेटिव है ये? तो C2H5COOH का डेरिवेटिव है। इसका नाम है प्रोपेयोनिक एसिड। प्रोपेयोनिक एसिड। इसमें से एक एसिड हटा दीजिए और क्या लगा देंगे? आइल हैलाइड। तो प्रोपेनॉइल N के बाद इसमें O है और आइल ब्रोमाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। 2-3 फॉर्मूले मैं आपको रिवीजन के लिए यहाँ पर दे देता हूँ, आप उनका नाम लिखिएगा। जैसे कि एक सूत्र है CH3CH2CH2COI, इसका नाम दीजिएगा। CH3CH2COCl, इसका नाम दीजिएगा और उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिएगा और फिर अपनी नॉलेज को चेक कीजिएगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ। तो साधारण पद्धति और IUPAC पद्धति दोनों के द्वारा नाम देने का तरीका एक ही है। अगर हमको अम्ल के हैलाइड का नाम देना है तो पहले हमें उसका संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना पड़ता है और उसका फिर साधारण नाम या फिर IUPAC नाम देना पड़ता है। उसमें से आखिर के 3 अक्षर एक एसिड हटा देते हैं और आइल हैलाइड लगा देते हैं। अब हैलाइड के रूप में यदि ब्रोमीन लग रहा होगा तो ब्रोमाइड लगा देंगे, क्लोरीन लग रहा होगा तो क्लोराइड लगा देंगे। इस प्रकार से आप इसका नाम दे सकते हैं। तो इस ग्रुप का जो पहला मेंबर है CH3COCl, उसको बनाने की विधि और रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उपयोगों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, एसिटाइल क्लोराइड के बनाने की विधियां हमको पढ़नी है। और आप जानते हैं कि जब हमको OH ग्रुप हटाना होता है और Cl ग्रुप लाना होता है तो हम PCl5 से या फिर PCl3 से या फिर SOCl2 से रिएक्शन करा देते हैं। लेकिन जब हम PCl3 से रिएक्शन कराते हैं तो 3 अणु लेने पड़ते हैं, और जबकि PCl5 से और SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो हमको 1 अणु ही लेना होगा। इस प्रकार से यहाँ पर HCl प्लस POCl3 कंप्लीट होगी रिएक्शन, और यहाँ पर 3 CH3COCl प्लस H3PO3, ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई। और यहाँ पर CH3COCl प्लस HCl प्लस SO2, तो HCl भी गैस है और SO2 भी गैस है। इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस ये है कि इस विधि के द्वारा शुद्ध एसिटाइल क्लोराइड प्राप्त होते हैं, क्योंकि HCl भी गैस के रूप में बाहर निकल जाती है और SO2 भी गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। लेकिन ये जो विधि है इसको हम प्रयोगशाला स्तर पर नहीं कर सकते, क्योंकि SOCl2 एक हानिकारक विषैली गैस है। तो प्रयोगशाला में जब हम एसिटाइल क्लोराइड को बनाते हैं तो हम या तो इस वाली विधि का इस्तेमाल करते हैं या फिर इस वाली विधि का इस्तेमाल करते हैं। एक पर्टिकुलर रिएक्शन है और एक इसकी पर्टिकुलर चित्र है। यही चित्र आपका बार बार रिपीट होगा, चाहे कोई सा भी आप अम्ल का डेरिवेटिव पढ़ लें तो समझते हैं किस तरीके से हम इसको प्रयोगशाला में बना सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर सा चित्र है, और हमने यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड को PCl5 और एसिटिक एसिड की अभिक्रिया से बनाया है। गोल पैदी का
फ्लास्क ले लिया, उसमें हमने थिसल फिनल लगा दिया है, जिसकी सहायता से हम एसिटिक एसिड और PCl5 समय समय पर भरते रहते हैं। और इसको हमने सैंड बाथ के ऊपर रखा है। जिस सैंड बाथ है एक ऐसा टब होता है जिसमें कि सैंड माने रेता भरा हुआ होता है। इसका फायदा ये है कि रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए हल्के हल्के टेम्परेचर मिलता है। अगर हम सैंड बाथ ना रख के डायरेक्ट गोल पैनी वाले फ्लास्क को स्पिट लैम्प की सहायता से गर्म करेंगे तो टेम्परेचर एकदम से बहुत ज़्यादा मिलता है, जैसे कि रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो जाती है और प्रॉपरली नहीं हो पाती। लेकिन यदि हम सैंड बाथ के ऊपर रख करके गोल पैनी वाले फ्लास्क को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होता है और धीरे धीरे रिएक्शन होना स्टार्ट होती है। और जब ये रिएक्शन होगी तो एसिटाइल क्लोराइड बनेगा जो कंडेंसर में से बाहर निकलेगा, जो कि वाष्प अवस्था में इस कंडेंसर में से बाहर निकलेगा। और यहाँ से हम ठंडा जल प्रवाहित कर रहे हैं, गर्म जल बाहर निकल रहा है और जो एसिटाइल क्लोराइड की वाष्प है वह द्रवित होकर के इस ग्राही में एकत्र हो जाएगी। तो सिंपल सा इसका चित्र है और लगभग सभी जो डेरिवेटिव हैं इस प्रकार के चित्र में रिपीट होंगे। तो आप इसको पॉज कर लीजिएगा और या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और इसको अपनी कॉपी में बनाइएगा। एसिटाइल क्लोराइड के भौतिक गुण सामने आप ग्रीन बोर्ड पर लिखे हुए देख रहे हैं। ज्यादा कुछ समझने के तो होते नहीं है। तीखी गंध का रंगहीन द्रव है, बॉइलिंग पॉइंट 52 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब हम इसको नम वायु में रखते हैं तो ये HCl के सफेद रंग के गहरे गहरे धुएं निकालता है। आइए एसिटाइल क्लोराइड के रासायनिक गुणों का अध्ययन कर लेते हैं। पहला रासायनिक गुण है जल अपघटन। जब हम एसिटाइल क्लोराइड की जल से क्रिया कराते हैं तो ये वाला Cl और ये वाला HCl के रूप में बाहर निकल जाते हैं और हमको CH3COOH एसिडिक एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट रासायनिक गुण है अमोनिया से क्रिया। जब एसिटाइल क्लोराइड अमोनिया से क्रिया करता है तो एसिटामाइड बनते हैं, CH3CONH2 प्लस NH4Cl। एसिटामाइड एक प्रकार का एमाइड है और एक डेरिवेटिव आपका एमाइड भी है और वहां पर आप इसको समझेंगे, वहां पर भी आप इसको पढ़ेंगे कि एमाइड किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो जब हम एसिटाइल क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनिया से करा देते हैं तो हमको एमाइड एसिटामाइड, क्योंकि एसिटिक एसिटाइल क्लोराइड है तो उसका एमाइड क्या कहलाएगा, एसिटामाइड कहलाएगा। सक्रिय हाइड्रोजन से क्रिया, वह हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़े होते हैं उनको हम सक्रिय हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे कि ये अल्कोहल में ये वाला हाइड्रोजन सक्रिय हाइड्रोजन है। इसी प्रकार से 1 डिग्री प्राइमरी अमीन के रूप में यहाँ पर हमने एथिल अमीन ले रखा है। ये वाला हाइड्रोजन जो कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है वह भी सक्रिय हाइड्रोजन है। और ये सक्रिय हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करके HCl निकालेंगे और जो आपको दिख रहा है शेष बचा हुआ उनको जोड़ दीजिए, CH3COOC2H5 CH3COO ये एस्टर है और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का एक टॉपिक एक डेरिवेटिव एस्टर भी है। तो वहां पर भी हम इसको पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एस्टर बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पर क्या बचा, CH3CONH2H5 CH3CONH2H5। नेक्स्ट रिएक्शन है अपचयन। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का योग। हाइड्रोजन का योग करा दीजिए तो यहाँ पर हमको CH3CH2OH प्राप्त होगा, यानी कि एल्कोहल CH3CH2OH CH3CH2OH और एक HCl। देखिए सामने ग्रीन बोर्ड पर जो आप रिएक्शन लिखी हुई देख रहे हैं इनको आपने अनेक बार पढ़ रखा है, इंपोर्टेंट रिएक्शन भी है। फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ये अनेक बार आप इसको पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन। यहाँ पर जो हम एसिटाइल क्लोराइड की अभिक्रिया बेंजीन से कराएंगे तो एसिटाइलेशन रिएक्शन होगी और CO CH3 के रूप में बेंजीन न्यूक्लियस से समूह अटैच हो जाएगा। ये अभिक्रिया अनाद्र AlCl3 अर्थात एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में होती है। अनेक बार आप इसको पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, CO CH3 एसिटोफिनोन बनेंगे। रोजनमुंड अभिक्रिया भी आप अनेक बार पढ़ चुके हैं। रोजनमुंड अभिक्रिया की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, इसके ऊपर हमने
एक सेपरेट वीडियो लेक्चर भी बनाया है, वह भी आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और पीछे भी मैं आपको इसको पढ़ा चुका हूँ, तो आप वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, वहाँ पर आप इसकी लैंग्वेज देख सकते हैं। उबली हुई जाइलिनों में जब हम पैलेडियम पर आधारित BaSO4 का द्वारा एसिटाइल क्लोराइड का अपचयन कराते हैं तो हमको एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। CH3COCl प्लस H2 PDBaSO4 उबली हुई जाइलिन में तो मिल जाएगा हमको CH3CHO प्लस HCl। तो यहाँ पर ये जो PD है ये हाइड्रोजन सप्लाई करता है, ये जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन सप्लाई कर सकता है और ये रिएक्शन आगे को भी हो सकती है, एल्डिहाइड अल्कोहल में चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये रिएक्शन यहीं पर ही रुकी है, इसलिए हम यहाँ पर BaSO4 का इस्तेमाल करते हैं। BaSO4 PD अर्थात पैलेडियम के लिए उत्प्रेरक विष का कार्य करता है और रिएक्शन को आगे बढ़ने नहीं देता। अगर ये BaSO4 नहीं होता तो ये रिएक्शन आगे को बढ़ जाती और एल्डिहाइड अल्कोहल में अपचयित हो जाते। तो एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है, एसिटाइल क्लोराइड की एक इम्पोर्टेंट रासायनिक गुण भी है, हर तरीके से इम्पोर्टेंट है। आगे फिर इसको आप पढ़ेंगे तो यहीं पर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। बात करते हैं इनके उपयोग की। एसिटाइल क्लोराइड का उपयोग तो भिन्न भिन्न अभिकर्मक बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि हमको एल्डिहाइड बनाना है, अल्कोहल बनाना है या फिर एमाइड बनाना है तो हम एसिटाइल क्लोराइड की सहायता से वह बना सकते हैं। एसिटाइल क्लोराइड एक अच्छा विलायक भी है, पदार्थों को घोलने के काम आता है। तो इस प्रकार एसिटाइल क्लोराइड के बारे में जितना कुछ था वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट डेरिवेटिव की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के नेक्स्ट डेरिवेटिव या व्युत्पन्न की ओर चलते हैं। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। क्या होते हैं एसिड एनहाइड्राइड? तो जैसे कि आप सामने फॉर्मूला लिखा हुआ देख रहे हैं, RCO का होल ट्वाइस O सूत्र के यौगिक एनहाइड्राइड होते हैं। इनको हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के दो अणुओं को एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ गर्म करके प्राप्त कर लेते हैं और इनको हम शॉर्ट फॉर्म में RCO होल ट्वाइस O सूत्र के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट हिंदी में निर्जलीकारक बोलते हैं, जो जल के अणुओं को बाहर निकाल देते हैं, उनको हम निर्जलीकारक या डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में हम या तो सांद्र H2SO4 का उपयोग करते हैं या फिर P2O5 का उपयोग करते हैं। ये बहुत फेमस या प्रमुख डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। एनहाइड्राइड सूत्र के नाम किस प्रकार दिए जा सकते हैं उनकी अब बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक के नाम देने की दो पद्धतियां होती हैं, साधारण पद्धति और IUPAC पद्धति। साधारण नाम पद्धति और IUPAC नाम पद्धति बहुत कुछ एसिड के हैलाइड से मिलती जुलती है। जैसे मान लीजिए सामने मैं एक एसिड का एनहाइड्राइड लिखता हूं और साधारण नाम इसका देने का प्रयास करता हूं, तो सबसे पहले मैं ये पता लगाऊंगा कि ये कौन से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल से मिलकर के बना है। तो सामने जो एनहाइड्राइड लिखा है वह CH3COOH से मिलकर के बना होगा। इसका साधारण नाम एसिटिक अम्ल। अब यदि आपको इस एनहाइड्राइड का नाम देना है तो अम्ल हटा दीजिए और एनहाइड्राइड लगा दीजिए, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। एक और एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करते हैं। अब की बार मैंने ये एनहाइड्राइड ले लिया, CH3CH2CO का होल ट्वाइस O। पहले हम ये पता लगाएंगे कि ये जो एनहाइड्राइड है वो कौन से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल से मिलकर के बना होगा। तो निश्चित ही
CH3CH2COOH अर्थात प्रोपियोनिक अम्ल से मिलकर के ये बना होगा। अब इसका नाम दे दीजिए, अम्ल हटा दीजिए और एनहाइड्राइड लगा दीजिए, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। इस प्रकार से हम साधारण पद्धति के अंतर्गत नाम दे सकते हैं। आइए आईयूपीएसी पद्धति की बात करते हैं। तो आईयूपीएसी पद्धति के अंतर्गत मैंने एक सामने एनहाइड्राइड का नाम देने का प्रयास कर रहा हूं। तो जैसे कि हम साधारण पद्धति में समझे थे कि पहले इसका आप मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का यौगिक बना लीजिए, बना लिया और उसका आईयूपीएसी नाम दे दीजिए। तो एथेनोइक एसिड, बस आपको एसिड हटा करके एनहाइड्राइड लगाना है, एथेनोइक एनहाइड्राइड। इसी प्रकार से CH3CH2CO का होल ट्वाइस O, इसका संगत मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल CH3CH2COOH प्रोपियोनिक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। इस प्रकार से आप साधारण पद्धति और आईयूपीएसी पद्धति के अंतर्गत नाम दे सकते हैं। तो एनहाइड्राइड डेरिवेटिव का जो प्रथम सदस्य है एसिटिक एनहाइड्राइड, उसके बनाने की विधियों की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणु लेकर के उसको P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की उपस्थिति में गर्म कर दीजिए। इस प्रकार से आप एसिटिक एनहाइड्राइड बना सकते हैं। एक मेथड और है एसिटिक अम्ल का सोडियम डेरिवेटिव और एसिटाइल क्लोराइड ये अभिक्रिया कर दीजिए, NaCl निकल जाएगा और हमको एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त हो जाएगा। ये भी प्रयोगशाला समीकरण है। प्रयोगशाला में यदि हमको एसिटिक एनहाइड्राइड बनाना होता है तो इस विधि से हम एसिटिक एनहाइड्राइड बना लेते हैं। तो समझते हैं कि एसिटिक एनहाइड्राइड को प्रयोगशाला में किस प्रकार से बनाते हैं, कैसा उसका चित्र है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनाने का जो प्रयोगशाला समीकरण और उसका चित्र है वो आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। बहुत कुछ एसिटाइल क्लोराइड से मिलता जुलता है। गोलपेंदी का फ्लास्क है जिसको हमने सैंड बाथ के ऊपर रखा है और उस गोलपेंदी वाले फ्लास्क में हमने एक थ्रेशोल्ड फनल के द्वारा CH3COONA और CH3COCl भर रखा है। अभिक्रिया होती है, एसिटिक एनहाइड्राइड की वाष्प बनती है जो कंडेंसर में से गुजरकर द्रवित होकर ग्राही में इकट्ठी हो जाएगी। सिंपल सा चित्र है इसका, आप इसको बना सकते हैं। सामने इसके भौतिक गुण लिखे हुए हैं। तीक्ष्ण गंध का द्रव है, वॉल्यूम पॉइंट 139 डिग्री सेंटीग्रेड है, जल क्षार तथा अल्कोहल द्वारा अपघटित हो जाता है। जल क्षार तथा अल्कोहल द्वारा किस प्रकार से अपघटित होता है ये हम रासायनिक गुणों में इसकी स्टडी करेंगे। रासायनिक गुणों में पहला टॉपिक मैंने अपघटन का ही लिया है, जल के द्वारा, अम्ल के द्वारा और क्षार के द्वारा अपघटन। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। अपघटन का मतलब होता है तोड़ना। इसको इस प्रकार से जल द्वारा तोड़ दीजिए, H इधर और OH इधर, 2 अणु एसिटिक एसिड के बन जाएंगे, 2CH3COOH। HCl के द्वारा तोड़ दीजिए, Cl इधर और H इधर, CH3COOH। एक अणु एसिटिक अम्ल का और एक अणु एसिटाइल क्लोराइड का, CH3COCl। NaOH से तोड़ दीजिए, Na इधर और OH इधर, एक एसिटिक एसिड का अणु बन गया CH3COOH और एक एसिटिक एसिड का सोडियम लवण बन गया CH3COONA। देखिए नेक्स्ट रासायनिक गुण जो है अमोनिया से क्रिया और PCl5 से अभिक्रिया, दोनों में एक ही प्रकार से अभिक्रिया होगी, एक ही प्रकार से एसिटिक एनहाइड्राइड टूटेगा। ध्यान से देख लीजिएगा, NH2 इधर और एक NH2 इधर,
कितने एच है, 3 दूनी 6, 2 ये आ गए, 2 ये आ गए, बचे 2, 2 ये आ गए, तो H2 निकल जाएगा और 2CH3CO NH2। इस प्रकार से एसिटामाइड के 2 अणु हमको प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर तोड़ दीजिएगा, Cl इधर, Cl इधर, CH3COCl, CH3COCl, P और 3 Cl बचे, POCl3 प्लस 2 CH3COCl। इस प्रकार से ये रिएक्शंस हो जाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है सक्रिय हाइड्रोजन से अभिक्रिया। सक्रिय हाइड्रोजन क्या होते हैं, इसको हमने एसिटाइल क्लोराइड में भी समझा था। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा होता है तो हम उसको सक्रिय हाइड्रोजन कहते हैं। एसिडिक एनहाइड्राइड सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से अर्थात एल्कोहल से और प्राथमिक अमीन से अभिक्रिया कर जाते हैं। यहाँ पर ये वाला जो H है वो इस प्रकार से इस साइड में आएगा, CH3COOH, CH3COOH एसिटिक एसिड, और ये बनेगा CH3COO2H5 एस्टर। इस प्रकार से ये वाला हाइड्रोजन भी हम इसको इस प्रकार से तोड़ दे रहे हैं, H CH3COOH एसिटिक एसिड, और ये बचा CH3CONH2H5 CH3CO और NH2H5। इस प्रकार से ये दोनों रिएक्शंस हो जाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, और आप जानते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया 2 प्रकार से होती है, एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण। यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड फ्रीडल-क्राफ्ट की एसिटिलीकरण अभिक्रिया देगा। बेंजीन की रिएक्शन में यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड से करा देता हूँ। आप जानते हैं कि ये रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में होती है। एसिटोफिनोन और एसिटिक एसिड का निर्माण होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है अपचयन। अपचयन का अर्थ होता है हाइड्रोजन का योग। एसिटिक एनहाइड्राइड का जब हम अपचयन करते हैं तो हम उसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का उपयोग करते हैं, और हमको यहाँ पर एसिटिक एसिड के 2 अणु प्राप्त होंगे। इस प्रकार एसिटिक एनहाइड्राइड के रासायनिक गुण समाप्त होते हैं। यदि हम उपयोगी की बात करें तो एसिटिक एनहाइड्राइड का उपयोग अनेक अभिकर्मक जैसे कि एमाइड, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटोफिनोन बनाने में करते हैं। ये एक अच्छा बेलायक भी है, इसकी सहायता से हम अन्य कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं। देखिए यहाँ हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप के डेरिवेटिव अर्थात व्युत्पन्न की स्टडी कर रहे हैं। इस क्रम में हमारा 3rd डेरिवेटिव है, जो कि हमने मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में OH हटाकर और NH2 ग्रुप लगाकर बनाया है। इसको हम एसिड का एमाइड बोलते हैं। सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा भी है। जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिक में से OH ग्रुप हटा देते हैं, NH2 ग्रुप लगा देते हैं, तो हमको एसिड के एमाइड प्राप्त हो जाते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि एसिड एमाइड क्या होते हैं, तो आप सिंपली बताएंगे कि RCONH2 सूत्र के यौगिकों को हम एसिड एमाइड कहते हैं। अब बात करते हैं इनका नाम देने की। नाम देने की 2 पद्धतियां हैं, साधारण पद्धति और IUPAC पद्धति। साधारण पद्धति जैसे कि हमने पहले और दूसरे यौगिकों का नाम दिया था, वैसे ही हम एसिड एमाइड का नाम देंगे। एक एसिड एमाइड का सूत्र लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, और अब मैं इसका संगत कार्बोक्सिलिक समूह का यौगिक बनाता हूं, और इसका नाम है एसिटिक अम्ल। अंग्रेजी में भी लिख देता हूं, एसिटिक एसिड। अब इसमें से एक एसिड हटा दीजिए और एमाइड लगा दीजिए, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटामाइड। इसी प्रकार से एक फॉर्मूला और लिख देता हूं, CH3CH2COOH, इसका एमाइड बनाकर लिख देता हूं CH3CH2CONH2।
इसका जो संगत कार्बोक्सिलिक समूह का यौगिक है वो है CH3CH2 COO, तो इसका नाम है प्रोपियोनिक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोनामाइड। इस प्रकार से हम साधारण पद्धति के अंतर्गत नाम दे लेते हैं। IUPAC पद्धति की बात करते हैं तो IUPAC पद्धति में यदि मुझे CH3CONH2 का नाम देना है तो मैं पहले इसका संगत कार्बोक्सिलिक समूह बनाऊंगा और इसका IUPAC नाम दे दूंगा एथेनोइक एसिड, और ओइक एसिड शब्द हटाकर एमाइड लगा दूंगा, एथेनामाइड इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि मुझे CH3CH2 COOH का अगर मैं संगत एमाइड बनाऊं तो CH3CH2 CONH2, इसका नाम है प्रोपियोनिक एसिड, तो ये हो जाएगा प्रोपियोनामाइड। तो आप एसिड एमाइड के नाम देना सीख गए होंगे। जो एसिड एमाइड का जो फर्स्ट मेंबर है उसकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट मेंबर के रूप में मैं यहाँ पर CH3CONH2 एथेनामाइड, ये IUPAC नाम हो गया, और इसका साधारण नाम हो जाएगा एसीटामाइड। इसको बनाने के जो विधियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारी विधियां हम पीछे पढ़ चुके हैं। यदि आप एसिटिक एसिड की अमोनिया से अभिक्रिया कर देते हैं तो आप एसीटामाइड प्राप्त कर सकते हैं, या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया NH3 से कर देते हैं, तब भी आपको एसीटामाइड प्राप्त हो जाएंगे। ये सब समीकरण हम पीछे कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। एक रिएक्शन की ओर बात करते हैं। CH3COCl की अभिक्रिया यहाँ पर हम अमोनिया से करा देंगे तो हमको CH3CONH2 प्राप्त हो जाएगा और HCl निकल जाएगी। एसिटाइल क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर भी एसीटामाइड बनता है। इसी प्रकार से CH3CN जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस या जल योजन कर देते हैं तब भी हमको एसीटामाइड प्राप्त हो जाता है। तो ये कुछ एसीटामाइड के बनाने की समीकरण थी। इनमें से अब हम प्रयोगशाला समीकरण की बात करते हैं। प्रयोगशाला स्तर पर एसीटामाइड बनाने के लिए हम इस वाली अभिक्रिया, जिसमें कि एसिटिक एसिड की अभिक्रिया हम अमोनिया से कराते हैं, इसकी द्वारा हम प्रयोगशाला में एसीटामाइड बना सकते हैं। देखिए, एसीटामाइड बनाने का प्रयोगशाला समीकरण का चित्र आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे होंगे। प्रयोगशाला समीकरण भी आप देख रहे होंगे। जब हम एसिटिक एसिड की अभिक्रिया अमोनिया गैस से करा देते हैं तो हमको एसीटामाइड मिलता है। गोल पैनी वाले फ्लास्क को सैंड बाथ के ऊपर रख देते हैं और इस गोल पैनी वाले फ्लास्क में अमोनिया और एसिटिक एसिड भर देते हैं। सैंड बाथ के द्वारा धीरे धीरे गोल पैनी का फ्लास्क गर्म होता है और अभिक्रिया होती है, जिससे कि
ध्यान दीजिएगा, जिससे कि एसिटामाइड और एसिटिक एसिड दोनों की वाष्प बनती है और वह गोल पैनी वाले फ्लास्क से बाहर निकलती है। अब यदि हम इसमें डायरेक्ट कंडेंसर लगा देंगे तो एसिटिक एसिड और एसिटामाइड दोनों की वाष्प द्रवित होकर के ग्राही में एकत्र हो जाएगी। ऐसा ना हो इसके लिए हम एक प्रभाजी स्तंभ लगाते हैं। प्रभाजी स्तंभ इस प्रकार का होता है कि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम एसिटिक एसिड की वाष्प को द्रवित कर देता है और वो वापस गोल पैनी वाले फ्लास्क में पहुंच जाती है। इस प्रभाजी स्तंभ से केवल एसिटामाइड की वाष्प ही बाहर निकल पाती है, जो कि कंडेंसर अर्थात संधारित्र में से गुजरकर द्रवित होकर के ग्राही में बूंद बूंद करके एकत्र हो जाती है। तो और जो हमने प्रयोगशाला समीकरण और उनके चित्र पढ़े हैं उनमें थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। इसमें हमने एक प्रभाजी स्तंभ लगा रखा है। प्रभाजी स्तंभ लगाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो एसिटिक एसिड है वो प्रभाजी स्तंभ में ही उसकी वाष्प द्रवित हो जाए और वो वापस गोल पैनी वाले फ्लास्क में लौट आए। प्रभाजी स्तंभ से केवल एसिटामाइड की वाष्प ही बाहर निकल पाती है, जो कि कंडेंसर में से गुजरकर, देखिए ये कंडेंसर है, इसमें से यहाँ नीचे से ठंडा जल प्रवाहित कर रहे हैं और ऊपर से गर्म होकर के वो बाहर निकल जा रहा है और एसिटामाइड की वाष्प को द्रवित करके यहाँ ग्राही में बूंद बूंद करके इकट्ठा कर देगा। तो इसका आप सुंदर सा चित्र बना सकते हैं। सामने ग्रीन बोर्ड पर एसिटामाइड के भौतिक गुण लिखे हुए हैं। देखिए गोल पैनी वाले फ्लास्क से निर्मित जो एसिटामाइड होती है वो ग्राही में बूंद बूंद करके इकट्ठा हो जाती है। उसका हम आसवन करते हैं जिससे कि वह ठोस अवस्था में हमको प्राप्त हो जाती है। तो एसिटामाइड ठोस अवस्था में क्रिस्टलीय रूप में पाई जाती है। तो सामने यही लिखा हुआ है, रंगीन क्रिस्टलीय ठोस है, मेल्टिंग पॉइंट 82 डिग्री सेंटीग्रेड है, जल तथा एल्कोहल में विलय है। जो अशुद्ध एसिटामाइड होती है उसमें से दुर्गंध आती है और ये दुर्गंध ऐसी होती है जैसे कि मरे हुए चूहे में से आती है। तो यही इसकी पहचान है। तो भौतिक गुणों की सहायता से हम एसिटामाइड को पहचान सकते हैं। आइए एसिटामाइड के रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। पहला रासायनिक गुण है जल अपघटन। अनेक बार आप इसको पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से इसका जल अपघटन हो जाएगा, OH इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा, NH3 निकल जाएगी और एसिटिक एसिड CH3COOH हमको प्राप्त हो जाएगा। क्षारीय प्रवृत्ति, जो एसिटामाइड होती है वह क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। अम्लों से अभिक्रिया करके लवण बना लेती है, CH3CONH2 HCl। इस प्रकार ये लवण में चेंज हो जाएगी। HONO से अभिक्रिया एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। आप कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर में इसको अनेक बार पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से नाइट्रस अम्ल HONO अभिक्रिया कर जाएगा। ये N यहाँ आ जाएगा, O यहाँ आ जाएगा और OH यहाँ पर आ जाएगा। एसिटिक एसिड CH3COOH N2 प्लस H2O मिल जाएगा। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का योग और ये हाइड्रोजन हमको एल्कोहल की सोडियम धातु से क्रिया करके प्राप्त होते हैं और इस प्रकार से CH3CH2 NH2 1 डिग्री अमीन हमको मिल जाएगी, एथिल अमीन हमको प्राप्त हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हाफ में ब्रोमाइड अभिक्रिया। ये भी आपने एक बार समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं और इस अभिक्रिया का जो उपयोग है वो कार्बन परमाणु की संख्या घटाने में होता है। यहाँ पर हम एसिटामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और एल्कोहलिक KOH से कर देते हैं। तो एक कार्बन परमाणु कम वाला 1 डिग्री अमीन हमको प्राप्त होता है प्लस 2 KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, पेपर में काफी आती है। फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का उपयोग 1 डिग्री अमीन प्राप्त करने में करते हैं। ये 1 डिग्री अमीन है और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि जब भी कार्बन परमाणु की संख्या घटानी होती है तो हम हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया करते हैं। हालांकि और भी रिएक्शंस हैं जिनके द्वारा कार्बन परमाणु की संख्या घटती है, जैसे कि विकार्बोक्सिलीकरण, इसके द्वारा भी कार्बन परमाणु की संख्या में कमी आ जाती है। जब हम कन्वर्जन करेंगे तो इन्हीं चीज़ों का, इन्हीं रिएक्शंस का ज़्यादा उपयोग होता है कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ाने में, घटाने में।
तो आप फिलहाल यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि कार्बन परमाणु की संख्या घटाने में एक रिएक्शन जो इस्तेमाल की जा सकती है वो हाफ में ब्रोमाइड अभिक्रिया है। इस प्रकार इसके रासायनिक गुण कंप्लीट होते हैं। अगर हम एसिटामाइड के उपयोगों की बात करें तो विभिन्न अभिकर्मक बनाने में, कार्बनिक यौगिक बनाने में इसका उपयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट डेरिवेटिव की ओर चलते हैं। नेक्स्ट डेरिवेटिव के रूप में हमने एस्टर लिया है। ये भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का एक डेरिवेटिव है। जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिक में से OH ग्रुप हटा करके OR- ग्रुप लगा दिया जाता है तो हमको एस्टर प्राप्त होते हैं। इनका सामान्य सूत्र RCOOR- होता है। यहाँ पे ये जो R और R- है ये एक जैसे और अलग अलग दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इनको हम एल्काइल कहते हैं। एक बार मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो हमको एल्काइल मिलते हैं, जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो इस प्रकार से ये एल्काइल होते हैं। और एस्टर, अगर आपसे कोई पूछता है कि एस्टर क्या होते हैं तो आप जो ऊपर लिखा हुआ है RCOOR- सूत्र के यौगिक एस्टर कहलाते हैं। तो हमारा ये वीडियो लगभग समाप्ति की ओर है। बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाया गया है और यदि आप अच्छे से इस वीडियो लेक्चर को देखते हैं, हमारे PDF फाइल की सहायता से या बुक की सहायता से सुंदर से नोट्स बनाते हैं और कम से कम 3 या 4 बार उनका रिवीजन करते हैं, तो मेरा मानना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी कठिनाई या परेशानी आपको नहीं रहेगी। तो जैसे कि हर एक डेरिवेटिव की बात की थी और उसमें पहले हमने उसके नाम पद्धति के बारे में बात की थी। और नाम पद्धति 2 प्रकार से हम देते हैं, साधारण नाम पद्धति और IUPAC नाम पद्धति। तो देखते हैं कि एस्टर्स के नाम किस प्रकार से दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम साधारण नाम पद्धति की बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एस्टर लिख रखा है HCOOCH3। तो सबसे पहले हम इसका संगत मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं तो HCOOH, और इसका साधारण नाम देते हैं फॉर्मिक एसिड। अब जब हम इस एस्टर का नाम देंगे तो एक एसिड हटा देंगे और 8 लगा देंगे, फॉर्मेट। अब इसके नाम क्या आ गए, ये मैथिल जोड़ दीजिएगा तो ये नाम हो जाएगा मिथाइल फॉर्मेट। या इस प्रकार से कोई अगर कंपाउंड होता है तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल फॉर्मेट। अगर ये है HCOOC3H7 तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल फॉर्मेट। थोड़े से और एग्जाम्पल समझकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। एक अन्य फॉर्मेट लेते हैं CH3COOCH3। इसका संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं CH3COOH और इसका नाम है एसिटिक एसिड। तो एक एसिड हटा करके 8 लगा दीजिए, एसीटेट। इसके नाम दे दीजिए मैथिल। तो ये नाम हो गया मिथाइल एसीटेट। इसी प्रकार से CH3COO C2H5 ये हो गया इथाइल एसीटेट। तो मैं समझता हूं कि साधारण नाम पद्धति के द्वारा किस प्रकार से नाम दिए जाते हैं वह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब IUPAC पद्धति की ओर बढ़ते हैं। IUPAC के अंतर्गत ये एक एस्टर है CH3COOCH3। इसका नाम देने का प्रयास करते हैं तो पहले आप इसका संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लीजिएगा और इसका IUPAC नाम दीजिएगा एथेनोइक एसिड। अब क्या करना है, इसका भी एक एसिड हटा दीजिए, 8 लगा दीजिए, एथेनोएट। अब इसका नाम दे दीजिएगा मिथाइल एथेनोएट। CH3COO C2H5 एथेनोएट, उसके आगे ये लगा दीजिए मिथाइल
सॉरी, इथाइल एथेनोएट। इस प्रकार से आप आईयूपीएसी पद्धति के अंतर्गत इनका नाम दे सकते हैं। तो एस्टर फैमिली का एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड एथिल एसीटेट हमने यहाँ पर लिया है, उसको बनाने की विधि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। फेमस रिएक्शंस हैं, कम से कम आप पूरे चैप्टर में इनको 4 या 5 बार पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा। पहली है एस्टरीकरण, और आप जानते हैं एस्टरीकरण तब होती है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल से कराते हैं तो एस्टर बनते हैं। ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अर्थात अग्र दिशा में भी होती है और पश्च दिशा में भी होती है। ये रिएक्शन केवल अग्र दिशा में हो, इसके लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा अम्ल का यूज कर लेते हैं और इस प्रकार से हम एथिल एसीटेट बना लेंगे। दूसरी रिएक्शन में हमने एसिटाइल क्लोराइड की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से ली है। सिंपल सी रिएक्शन है, कम से कम आप 4 या 5 बार पूरे चैप्टर में इसको पढ़ चुके हैं, आप स्वयं इसको कर सकते हैं। तो टिशेंको रिएक्शन भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसकी लैंग्वेज भी आपको लिखनी होगी, और पीछे मैं जब जनरल स्टडी की थी तो वहां पर काफी डिटेल से हमने वहां पर इसको पढ़ा था। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। जब हम एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया एल्युमिनियम एथॉक्साइड से की उपस्थिति में कराते हैं तो एथिल एसीटेट बनते हैं। बाकी पर्टिकुलर रिएक्शन आप वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। आइए प्रयोगशाला समीकरण की ओर चलते हैं। प्रयोगशाला समीकरण में हम वह रिएक्शन लेते हैं जो कि इजीली प्रयोगशाला में हो जाए। तो इसके लिए हम एस्टरीकरण अभिक्रिया जो सामने आप लिखी हुई देख रहे हैं इसकी बात करेंगे, और इसका चित्र सिंपल सा चित्र है, जैसे कि आपने बाकी तीनों कंपाउंड्स में इसका पढ़ा है वैसा ही इसका चित्र है। गोलपेंदी वाला फ्लास्क लेंगे और उसमें हम एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल को लेकर के थोड़ा सा अम्ल मिला करके सैंड बाथ पर रख कर गर्म कर देंगे। अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया के फलस्वरूप एथिल एसीटेट बनेगा, उसकी वाष्प बनेगी, कंडेंसर में से जब वो गुजरेगी तो द्रवित होकर के ग्राही में बूंद बूंद करके एकत्र हो जाएगी। तो सिंपल सा इसका चित्र बना देता हूं मैं इसको, आप भी वीडियो पॉज करके इसको बना लीजिएगा। देखिए सामने इसका चित्र बना हुआ है। जितने भी हमने इसके डेरिवेटिव पढ़े हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के, उनके सबके चित्र एक जैसे ही हैं। आप सुंदर सा और एक लेबल डायग्राम बना लीजिएगा, ज़्यादा इसमें कुछ समझने का है नहीं। ग्रीन बोर्ड पर आप सामने इसके भौतिक गुण भी लिखा हुआ देख सकते हैं। एस्टर एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है क्योंकि इसमें से फलों जैसी गंध आती है। इसका अधिकांश इस्तेमाल हम सस्ती टॉफ़ी या आइसक्रीम शरबत बनाने में करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट 77 डिग्री सेंटीग्रेड है, जल में अल्प विलय है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये उदासीन है, ना तो ये अम्लीय है और ना ही ये क्षारीय है। तो इसका इस्तेमाल हम सुरुचिकर्मक के रूप में अर्थात फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में सरलता से कर सकते हैं। आइए एथिल एसीटेट के रासायनिक गुणों की स्टडी करते हैं। रासायनिक गुण काफी मिलते जुलते हैं और आप इनको अनेक बार पीछे पढ़ भी चुके हैं, बस एक आपको शॉर्ट रिवीजन यहाँ पे कराया जा रहा है। जल अपघटन, जल से क्रिया करा दीजिए और इस प्रकार से इसका जल अपघटन करा दीजिएगा। H इधर और OH इधर, पता चल गया होगा आपको CH3COOH और C2H5OH। इस प्रकार से एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल हमको मिल जाएगा। अम्लीय जल अपघटन करा दीजिए और इस प्रकार से इसको तोड़ दीजिएगा। Cl इधर और H इधर, C2H5OH अल्कोहल मिल जाएगा और एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl प्लस C2H5OH। इसी प्रकार से इसको यहाँ पर क्षारीय जल अपघटन करा दीजिएगा। OH इधर आ जाएगा और Na इधर आ जाएगा, CH3COOH और C2H5ONA, CH3COOH प्लस C2H5ONA। एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने जल से क्रिया कराई है, एक बार फिर से यहाँ पर इसको देख लीजिएगा और ये इस तरीके से ना तोड़ के इसको इस प्रकार से इसको तोड़िएगा। मैंने पहले यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया था इसको। तो CH3COO C2H5 और OH इधर कर दीजिएगा और H इधर कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से एसिटिक अम्ल और C2H5OH आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है PCl5 से अभिक्रिया।
CH3COO C2H5 प्लस PCl5। तो इस प्रकार से इसको अपघटन कर दीजिएगा। Cl यहाँ आ जाएगा, CH3COCl, एक Cl यहाँ आ जाएगा, C2H5Cl और PCl3 यहाँ आ जाएगा। तो POCl3 प्लस CH3COCl प्लस C2H5Cl, इस प्रकार से ये हो जाएगा। नेक्स्ट है अपचयन। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का योग, CH3COO C2H5, ये जो हाइड्रोजन आएगा ये C2H5OH प्लस Na से इस तरह से टूट जाएगा। CH3CH2OH और C2H5OH एल्कोहल बनेंगे, CH3CH2OH प्लस C2H5OH। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन की स्टडी करिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है क्लेजन अपचयन, नाम से ये आती है। इस अभिक्रिया के अनुसार अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एस्टर के दो अणु C2H5ONA की उपस्थिति में परस्पर अभिक्रिया करके कीटो एस्टर बनाते हैं। लिखा भी है कि जिन एस्टर में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है वही अभिक्रिया नहीं देते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको अल्फा कार्बन परमाणु समझना होगा। अल्फा कार्बन परमाणु वह होते हैं जो कि क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए कार्बन होते हैं। यदि उन पर हाइड्रोजन होंगे तो हम उनको अल्फा हाइड्रोजन बोल देंगे। जैसे कि यहाँ पर ये क्रियात्मक समूह है COO C2H5 और ये अल्फा कार्बन है, इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो एक अणु ये ले रखा है, एक अणु ये ले रखा है। इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूं, CH3 को CH2H करके। इस प्रकार से ये आप समझ गए होंगे। C2H5OH बाहर निकल जाएगा, लिखा है C2H5OH और बाकी सब कुछ CH3CO CH2COO C2H5 CH3CO CH2COO C2H5 क्या है, बीटा कीटो एस्टर। इतना हिस्सा तो एस्टर हो गया। ये जो है अल्फा, ये बीटा, बीटा पे कीटो ग्रुप लग रहा है, बीटा कीटो एस्टर बनते हैं। इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन है। इसको इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिखिएगा और बार बार इसकी स्टडी करके इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है अमोनिया से अभिक्रिया। एस्टर अमोनिया से अभिक्रिया करके एसिटामाइड और अल्कोहल देते हैं। आप इसको NH3 को आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा, NH2 और ये H यहाँ लिख लीजिएगा। तो ये इस प्रकार से C2H5OH और CH3CO NH2 एसिटामाइड और एथिल अल्कोहल मिल जाएगा। अल्कोहल से अपघटन, इसमें C2H5 और CH3 में इंटरचेंज हो जाएगा। ये वाला हिस्सा जो है वो यहाँ पहुंच जाएगा और ये वाला हिस्सा यहाँ पहुंच जाएगा, CH3COO CH3 प्लस C2H5OH। तो ये एस्टर की कुछ इंपोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज थी। बहुत सी प्रॉपर्टीज आप इसमें पहले कहीं ना कहीं पढ़ी हैं, तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा डिटेल से इनको नहीं समझाया है। अगर आप शुरू से ये लेक्चर देखते हुए आ रहे होंगे तो आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार हमारा ये वीडियो भी यहाँ पर फिनिश होता है और चैप्टर भी यहाँ पर फिनिश होता है। चैप्टर कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके डेरिवेटिव हमने 3 वीडियो लेक्चर में फिनिश किया है। यदि हम पहले वीडियो लेक्चर की बात करें तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन, IUPAC, फिजिकल प्रॉपर्टी और मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करी है। जबकि सेकंड वीडियो लेक्चर एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर था, काफ़ी लेंथी वीडियो लेक्चर है और उसमें हमने सभी केमिकल्स प्रॉपर्टी की स्टडी की है। जबकि थर्ड वीडियो लेक्चर में हमने मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के डेरिवेटिव, एमाइड, एसिड हैलाइड, एस्टर और एनहाइड्राइड, उनके बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोगों की बात की है। तो इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। शुरू से लेकर तीनों ही वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बोला कि इन लेक्चर्स को देखते समय अपने नोट्स अवश्य बनाएं। हमारी PDF फाइलें, अपनी बुक अपने सामने जरूर रखें, अपने शब्दों में, अपने सुंदर सुंदर लैंग्वेज में अपने अपने नोट्स बनाएं। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर लिखते हुए चलें, ताकि जब आप
पेपर में रिवीजन करें तो आपको सरलता हो। कम से कम आपको पेपर तक ये चैप्टर 3 बार या 4 बार रिवाइज कर लेना चाहिए। पहली बार आपको रिवीजन करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, और जब आप दूसरी बार रिवीजन करेंगे तो उससे जस्ट आधा समय में ही रिवीजन हो जाएगा, और फिर चौथाई समय में रिवीजन हो जाएगा। और जब आप चौथी बार इसका रिवीजन कर रहे होंगे तो सभी चीज़ें आपको कंठस्थ होंगी। आप ये ना सोचें कि हमें इनसे भागना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको ये रिएक्शन अवश्य मिलेंगी। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपको परेशानी आती है तो अल्कोहल में जाकर के फिर ये और परेशानी बढ़ जाएगी। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बोला, 4 चैप्टर का एक सीरीज है, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ये सब एक दूसरे से लिंक है। इसलिए मैंने भी इनको एक सीधे फ्लो में पढ़ाया, ताकि आप जब इनका रिवीजन करें या एक के बाद दूसरा वीडियो लेक्चर देखें तो आपको सरलता हो जाए। बार बार मैं यही कहूँगा कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं। आप हमारी पीडीएफ फाइल मंगवा सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर दीजिएगा, और आप पीडीएफ फाइल मंगवा सकते हैं। पीडीएफ फाइल नहीं मंगवाना चाहते हैं तो आप अपने बुक की सहायता से भी ये नोट्स बना सकते हैं। बुक भी इसी पैटर्न पर लिखी हुई है, कोई सी भी बुक ले लीजिएगा और उसकी सहायता से वीडियो लेक्चर देखते हुए अपने नोट्स बनाइएगा। अपने मित्रों को ये वीडियो लेक्चर शेयर करिएगा। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो फिर एक नए चैप्टर की स्टडी करेंगे।